सुप्रभात बच्चों, मैं सुभस्मिता आप सभी को मेरे शुभ हिंदी अध्ययन चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की विषय वस्तु शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, वर्ण वर्णमाला क्या है, कैसे विभाजित की गई है, क्या क्या तरीका है, किस तरीके से उच्चारण की जाती है वर्णों का, वो सब हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे। तो पिछली कक्षा में जैसे कि हमने सिर्फ स्वर वर्ण के बारे में पढ़े थे, आज व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हमें समझना है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण क्या है। तो चलो, व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां हैं जो बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकती है, व्यंजन वर्ण उसे कहलाते हैं। अर्थात क्या है, बिना स्वरों की सहायता का अर्थ क्या है? व्यंजन वर्ण एक ऐसी ध्वनियां है जिसे स्वर वर्ण के साथ ना जुड़कर उच्चारण नहीं की जा सकती है। अर्थात जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर क शब्द को ले गई है। क शब्द को संपादन करने के लिए स्वर वर्ण को जोड़ना अनिवार्य है। अर्थात क्या है, क हलंत जमा अ। यहाँ पे अ एक स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण को जोड़ने के बाद ही क शब्द का और क अक्षर का उच्चारण संपूर्ण मानी गई है। अर्थात क्या है, व्यंजन वर्ण ध्वनियों का अर्थ क्या है? व्यंजन वर्ण ध्वनियां एक ध्वनियां जिससे संपादन या संपूर्ण करने के लिए, उसका उच्चारण संपूर्ण करने के लिए एक स्वर वर्ण का जोड़ना अनिवार्य है, तभी हम उसे व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। एक अकेला और एक ही शब्द को लेकर व्यंजन वर्ण का गठित नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही अन्य शब्द में अगर जाने, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देखें, क जब हम क को उच्चारण करते हैं तभी कंठ से ही ध्वनियां निकलती है, वो भी धीमी गति से, अबाध गति से नहीं। जबकि मैं एक स्वर वर्ण है जिसे मैं अ उच्चारण करता हूँ, तभी अबाध गति से मुख के द्वार खोला रहता है और स्वर वर्ण का उच्चारण संपादन और संपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण संपूर्ण करने के लिए मुख द्वार थोड़ी सी खुला रहना और धीमी गति से वायु का और उच्चारण का संपादन होना, संपूर्ण होना, उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है। जब व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है, तब वो व्यंजन आधा ही होता है। जैसे देखो, यहाँ पर क का जैसे हमने लिखे, क्या है, क शब्द जब बनाया गया या फिर उसका उच्चारण की गई है, कैसे की गई है? क हलंत अगर लिखी जाती है या फिर कही जाती है, वो एक आधा व्यंजन रूप में रहता है। जब उसके साथ स्वर वर्ण का जोड़ हो जाए, मिल जाए, वो एक पूर्ण व्यंजन वर्ण कहलाएगा। इसका अर्थ है, जब व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है, तब वो व्यंजन का आधा रूप ही माना जाएगा। व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। क्या? अ के बिना संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के अंत में अ स्वर आता है। ठीक है। जैसे कि व्यंजन वर्ण एक आधा रूप होता है जब उसके नीचे हलंत का चिन्ह होता है, तो उसे संपूर्ण करने के लिए एक स्वर वर्ण की आवश्यकता होता है। तो वो स्वर वर्ण का आवश्यकता मतलब वो क्या होगा? अ शब्द का और अ अक्षर का मिलना, जोड़ना अनिवार्य है, ताकि उसे हम व्यंजन वर्ण, पूर्ण व्यंजन वर्ण कह पाएंगे। ठीक है। तो इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी? 33 मानी गई है। परंतु इसमें ड और ढ का अर्थात द्विगुण व्यंजन, क्या?
द्विगुण व्यंजन जुड़ने पर इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। समझे? पहले व्यंजन वर्ण कितनी थे? 33 थे। उसमें जब ड और ढ का मिलन हो गया या फिर उसमें अंतर्गत की गई, उसके बाद व्यंजन का संपूर्ण संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। तो ये थी हमारी व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है, क्या नहीं, उसको कैसे माना गया है, उसकी संज्ञा क्या है, ये थी हमारी व्यंजन के बारे में। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न इस प्रकार के हैं। अर्थात क्या, हम पिछले कक्षा में जैसे कि पढ़े थे, स्वरवर्ण का भी वर्गीकरण हमने पढ़े थे कि स्वरवर्ण का इस और इन आधार पर विभाजित की गई है। ठीक वैसे ही यहाँ व्यंजनों का भी वर्गीकरण इन और कुछ इन तरीकों से विभाजित की गई है, इन आधारों पर विभाजित की गई है। पहला आधार क्या है हमारा? प्रयत्न स्थान। प्रयत्न स्थान अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण की गई है। अर्थात इन प्रयत्न स्थान के अंदर और अंतर्गत कुछ आधार है। उसमें पहला भाग है कंठय व्यंजन। कंठय व्यंजन क्या कहलाता है? हम अगर आसान तरीकों से समझने की कोशिश करें, कंठय व्यंजन उससे कहते हैं जो ध्वनियां कंठ से उत्पन्न हो, जो ध्वनियों का संपादन कंठ से ही उत्पन्न हो और संपूर्ण उसी कंठ से हो सके। अर्थात जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछला भाग से कोमल धातु का स्पर्श होता है, उन्हें कंठय ध्वनियां कहते हैं। अर्थात क्या है? जीवा का पिछला भाग कोमल धातु का स्पर्श होना, उसे कंठीय ध्वनि। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से शुरू होता है, आरंभ होता है, उसे हम कंठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर से यहाँ कहा गया है क, ख, ग, घ, ङ। देखो बच्चों, क का जिस तरीकों से जिस उच्चारण करते हैं हम, तब वो कंठ से ही आरंभ होता है। धीमी गति से वो उसका आरंभ होता है, उच्चारण आरंभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंठय व्यंजन कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा? तालव्य व्यंजन। तालव्य अर्थात क्या? जो तालु को स्पर्श करता हो, उसे हम आसान तरीके से क्या बोलते हैं? तालव्य कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कोठर तालु को स्पर्श करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। अर्थात क्या है? जीवा का अग्रभाग कोठर तालु, तालु का हमारा कितना है? जैसे कि हम जानते हैं तालु को कितना भाग है? तालु का अग्रभाग, मध्य भाग और क्या भाग है? पिछला भाग है। तालु का हमारा 3 भाग है। ठीक वैसे ही तालु, जीवा का अग्रभाग कोठर तालु को स्पर्श करता है, उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर से यहाँ लिखी गई है च, छ, ज, छ। देखो बच्चों, च का उच्चारण करने से हमारा क्या होता है? जीवा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, कठोर तालु को। यहाँ मुख के सिर्फ अग्रभाग में जो तालु है, अग्रभाग में जो तालु है, उसे हम कठोर तालु कहते हैं। तो उसी स्पर्श करके जो शब्द या फिर जो अक्षर का उच्चारण संपूर्ण हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। हमारा तीसरा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? कठोर तालु के मध्य भाग को मूर्धा कहते हैं। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? जिह्वा का उल्टा होने के बाद मर्ध और मूर्धा को स्पर्श होके जो शब्द या फिर जो ध्वनियों का उच्चारण संपादन हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। अर्थात उदाहरण जैसे दी गई है
त शब्द, त को हम जब उच्चारण करते हैं बच्चों, देखो त को जब हम उच्चारण करते हैं, जिह्वा का अग्रभाग उल्टा होता है, उसके बाद मूर्धा को स्पर्श करके जिस ध्वनियों का उच्चारण वो करती है उसे कहते हैं हम मूर्धन्य व्यंजन। उदाहरण जैसे दी गई है ट, ठ, ड, इन सारी अक्षरों का उच्चारण करने के समय हमारा जिह्वा का स्थिति और अग्रभाग उल्टी होकर मूर्धा को स्पर्श करके ही संपादन करती है, ध्वनियों का उच्चारण संपादन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। चौथा क्या है हमारा, दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन का अर्थ क्या है, जिस ध्वनियों का उच्चारण के समय दंत का प्रयोग हो सके और दंत को स्पर्श करके जिस ध्वनियों का उच्चारण संपादन हो सके, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं, दंत्य व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, जिह्वा की नोक ऊपरी दांत को अग्रदांत को जिसे स्पर्श करके जिस शब्द और जिस अक्षर का उच्चारण संपादन हो संपूर्ण हो सके उसे हम क्या कहते हैं, दंत्य व्यंजन। अर्थात जैसे कि यहाँ उदाहरण दी गई है त, थ, द, ध। देखो बच्चों, जब मैं उच्चारण करती हूँ शब्दों का और अक्षरों का, तब मेरा मुख को देखो कि मैं कैसे उच्चारण करती हूँ। त का उच्चारण करने समय मेरा जिह्वा का अग्रभाग क्या कहते हैं, ऊपरी दांत को स्पर्श करके उस उच्चारण का संपादन करता है। तो त, थ, द, जिह्वा का अग्रभाग मेरे दांत और दंत को स्पर्श करके ही वो शब्द या अक्षर का संपूर्ण होना उच्चारण प्रतिपादन करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दंत्य व्यंजन कहते हैं। पांचवा क्या है हमारा, ओष्ठ्य व्यंजन। जो व्यंजन की ओठ से निकलती हो या फिर ओठ के माध्यम से जिस ध्वनियों का उच्चारण संपादन हो सके, हम उसे कहेंगे क्या, ओष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, श्वास का अवरोध अर्थात वृत्ताकृति हो सके। स्मरण करो बच्चों, हमने स्वर वर्ण में पढ़े थे कि जिस शब्दों या फिर जिस अक्षरों का उच्चारण के समय ओठों का स्थिति वृत्ताकृति हो उसे हम क्या कहते थे, विवृत स्वर कहते थे। ठीक वैसे ही यहाँ ओष्ठ्य व्यंजन का भी यही कहलाता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उसे हम ओष्ठ और ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि प, फ, ब, भ, म। देखो बच्चों, मेरा मुख को देखो कि मैं जब उच्चारण करती हूँ उन शब्दों का, तब क्या स्थिति होता है मेरे ओठ का। प अर्थात दोनों ओठों के द्वारा श्वास को अवरोध करना, बंद कर देना। प दोनों ओठ को मैं उच्चारण के समय पे बंद करती हूँ ताकि उन शब्दों का उच्चारण सही तरीके से हो सके, उसे हम क्या करेंगे, ओष्ठ्य व्यंजन। ओठ के माध्यम से या फिर दोनों ओठ के द्वारा श्वास को अवरोध करके जिन शब्द या जिन अक्षरों का उच्चारण संपादन हो सके उसे हम क्या कहेंगे, ओष्ठ्य व्यंजन कहेंगे। ठीक है, छठा भाग क्या है और छठा आधार क्या है, दंतश्चय व्यंजन। दंतश्चय व्यंजन हम किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ और दंत को स्पर्श करता है उसे हम क्या कहेंगे, दंतश्चय व्यंजन। अर्थात क्या है, दंत और ओठ के माध्यम से, दोनों के माध्यम से एक ही समय में दोनों के माध्यम से उच्चारित और प्रतिपादित होने वाले ध्वनिया को क्या कहेंगे, हम दंतश्चय ध्वनिया कहेंगे और दंतश्चय व्यंजन कहेंगे। उदाहरण के स्वरूप जैसे कि व, जब हम व का उच्चारण करते तब दंत और ओठ दोनों का उच्चारण होना और दोनों का प्रतिपादन होना एक ही समय में, उसे हम क्या कहेंगे, दंतश्चय व्यंजन कहेंगे। सातवां क्या है, वर्ष्य
व्यंजन क्या है वो? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहेंगे? वश्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि न, र, ड़ा, स, न, र, ड़। देखो बच्चों, जब हम न, र, ड़ उच्चारण करते हैं तब जीवा का ऊपरी भाग किसे स्पर्श करता है? मसूड़ों। मसूड़ों का अर्थ तो समझते होंगे सब कि मसूड़ों को क्या कहते हैं? जिसके द्वारा दंत का सृष्टि हुआ हो और जिसके द्वारा हम दंत का महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मसूड़ा। हमारे इस मुख के इस भाग को, अंतर्भाग को क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं और मसूड़ों कहते हैं। उससे स्पर्श करके जो ध्वनियों का उच्चारण संपादन होता है उसे हम क्या कहेंगे? वश्य व्यंजन कहेंगे। उस मसूड़ों को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं? वश्य कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी क्या? प्रयत्न के स्थान, और प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। फिर एक और आधार है, जैसे कि प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर क्या है? उसमें क्या किया जाता है? पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेकर म तक 35 नहीं 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित की गई है। देखो बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्या है? जिह्वा का भाग या फिर जिह्वा का किसी ना किसी भाग को, मतलब मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करना, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो मुख्यतः क से म तक है। 25 संख्या में व्यंजन स्पर्श है और उसे हम 5-5 वर्गों में विभाजित की गई है। मतलब कि किए हैं, 5-5 वर्गों में विभाजित किए हैं, इसीलिए भी उसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वो 5-5 वर्गों में विभाजित की गई है। वो मतलब क्या? स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। क्या है कि कहां से कहां तक? क से म तक है, जिन्हें 5-5 वर्ग में, देखो बच्चों, जैसे कि क से वो 5वां की नहीं, 5-5 वर्गों में विभाजित की गई है, तभी स्पर्श व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अर्थात क्या है? च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसीलिए इस वर्ग के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखो बच्चों, जब हम च के उच्चारण करते हैं तभी जिह्वा अग्रभाग के तालु को स्पर्श करता है, उसे कुछ वायु बाहर निकलती है, अर्थात संघर्ष करती है। इस च के उच्चारण को संपादन करने के लिए जिह्वा के अग्रभाग मुख के अग्र और मुख के तालु को स्पर्श करती है, उसे संघर्ष करती है कि नहीं, च का उच्चारण ऐसे किया जा सकता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इस व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन में विभाजित किए गए, उस आधार पे विभाजित किए गए। देखो, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? प्रयत्न विधि के आधार पर। किस समय कैसे प्रयत्न किया जाता है उसका कुछ ना कुछ विधियां होता है कि इस
स्वर को, इस व्यंजनों को ऐसी और इस माध्यम से हम उसका उच्चारण संपादन करें, उसका कुछ विधियां होता है। किसी भी चीज को कहीं भी समय पे संपादन करने के लिए कुछ विधियां और कुछ नियम होता है। ठीक वैसे ही व्यंजन वर्ण का और उस व्यंजन वर्ण और ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए भी उस कौन से स्थान पे, कौन सी समय पे कैसे उच्चारण किया जा सकता है, उन सभी का एक विधि है। उसी विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का विभाजित की गई। तो उसमें है क्या, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी मतलब स्पर्श करते समय जो संघर्ष करना पड़ता है शब्दों का और अक्षरों का उच्चारण करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे कि उदाहरण स्वरूप च, छ, ज, इन सभी अक्षरों का उच्चारण के समय हमें थोड़ी सी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हमें उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन में अंतर्गत किए हैं। तीसरा क्या है हमारा, नासिक्य व्यंजन। जैसे पढ़ने के दौरान ही पता चलता है कि नासिक्य व्यंजन क्या हो सकता है। नाक से निकलती हुई ध्वनियां, उसे हम नासिक, जैसे स्मरण करो, स्वर वर्ण में हमने पढ़े थे, जो शब्द और जो अक्षरों का और जो ध्वनियों का उच्चारण नाक से शुरू हो और नाक से उस ध्वनियों का अर्थ हम कर सके, सुनने में वो अक्षरों का ध्वनिया और उन स्वरों का ध्वनियों का उच्चारण सुनने के समय पे नाक से निकलती हो हवा, मुख से नहीं, मुख के दौरान उसके साथ साथ नाक से भी उसका ध्वनियों का निकलना, उच्चारण होना, उसे हम क्या कहेंगे, नासिक स्वर कहते थे। ठीक वैसे ही व्यंजन वन में नासिक्य व्यंजन है, जो कि व, ण, ण, य, इन सभी अक्षरों का उच्चारण म व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। जैसे कि मैंने बोली कि जिन व्यंजनों का या फिर जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के समय नाक से ध्वनि निकलती हो और नाक से वायु निकलती हो उच्चारण के दौरान, उन्हीं ध्वनियों को हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं या अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। चौथा क्या है हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है, उसके बाद झटके से नीचे आ जाती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात क्या है, देखो, जैसे कि हम पढ़े कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, मुख्यतः 33 है, पर उनमें ड एवं ढ का सम्मिलित होना वो क्या है, द्विगुण व्यंजन है। उन दोनों का सम्मिलित होने के बाद व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितना हुआ, 35 हुआ। तो ड और ढ को हम जब उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, जिह्वा का सबसे पहला भाग ऊपर उठकर मूर्धा को छू के झट से वापस आ जाता है, झट से नीचे गिर जाता है। उन तरीकों से गठित होने वाले उच्चारण को क्या कहते हैं, हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन उत्क्षिप्त व्यंजन पहले संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, याद रखना कि ड एवं ढ को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, वो संस्कृत में नहीं थे। ठीक है। पांचवा क्या है हमारा, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या है, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़कर स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। लुंठित मतलब क्या है,
जिन स्वरों का और जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के समय तालु से हम लड़ते हैं, एक तरीके से अगर कहा जाए तो उसे हम संघर्ष भी करते हैं कि नहीं, इन अक्षरों का उच्चारण ऐसे की जा सकती है, तो हम क्या कहेंगे, लुंठित व्यंजन, जैसे कि र। देखो बच्चों, र शब्द का उच्चारण और र अक्षरों का उच्चारण जब हम करते हैं, अब उससे हम क्या कहते हैं, जीव को तालु से लूटते हैं, मतलब संघर्ष करते हैं बोलने के लिए, उससे क्या कहेंगे, लुंठित व्यंजन। छठा क्या है हमारा, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव तालु को छुए किंतु पार्श्व में से हवा निकल जाए। अर्थात क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव तालु को भी छुए पर पार्श्व से, मुख के पार्श्व से हवा निकल जाए, उन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। अर्थात जैसे यहाँ लिखी गई है उदाहरण के तौर से ल। देखो बच्चों, जब हम ल के उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, जीभ तालु को छूते हैं पर बाकी जो मुख की स्थिति होती है अंदर का, वो क्या होता है, उसमें से हवा निकलती है। बाकी के दंत या फिर बाकी के हिस्से, मुख के बाकी के हिस्से को हम स्पर्श नहीं करते, सिर्फ तालु को स्पर्श करके जिन अक्षरों का उच्चारण संपादन होता है उसे हम क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व से जो हवा निकल जाए उसे हम क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। सातवां क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है और फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती हो, उससे उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अर्थात बीच में से निकल जाना एक स्वर का या फिर कुछ भी। जैसे कि हम अब अगर समझने की कोशिश करें कि जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का या फिर किसी भी अक्षर का उच्चारण करते हैं, जो शब्द का मतलब उच्चारण करने के समय मुख बहुत छोटा भी हो जाए, संकुचित हो जाए, संकुचित होना अर्थात छोटा हो जाना, छोटे होने के बाद भी उस ध्वनियों का उच्चारण सटीक रूप से संपादन हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ, मध्य में से उस ध्वनि का उच्चारण संपादन हो जाना, उसे क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। जैसे उदाहरण में य, र, ळ, व। यह क्या है, यह जब हम उच्चारण करते हैं मुख के द्वारा संकुचित हो जाता है, फिर भी हम उसे सही रूप से उच्चारण कर पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। आठवां क्या है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है। सुरसुराहट सी मतलब क्या है, और गर्माहट की अर्थ क्या, गर्माहट क्यों महसूस होगी कि, अब तुम सब पूछोगे कि उष्म व्यंजन ऐसा क्या है जिसमें हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारा क्या गर्माहट महसूस हो। जैसे कि यहाँ उदाहरण के स्वरूप लिखी गई है, या फिर उष्म को हम दूसरे तरीकों से संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। देखो बच्चों, उष्म व्यंजन क्या है, जैसे हम यहाँ देखेंगे उदाहरण दी गई है श, स, स और ह। देखो, जब इन अक्षरों का उच्चारण होती है तब
तब अनुभव करोगे कि जब हम उच्चारण करते हैं तब धीरे से, धीमी गति से गर्म हवा मुख से निकलती है। गर्म हवा वो एक संघर्ष से निकलती है, तभी इन अक्षरों का उच्चारण करना सही तरीके से संपादन हो सकती है। इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब इस ध्वनियों का उच्चारण होती है तभी एक गर्म हवा का झोंक या फिर गर्म हवा का स्पर्श हम महसूस कर पाते हैं उच्चारण के समय पे, तभी उसे कहते हैं उस व्यंजन। ठीक है, नवा क्या है हमारा? स्वरस यंत्रमुखी या फिर काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन क्या है? जो मधुर हो, सुनने में जो मधुर सुनाई दे, उसे क्या कहेंगे? काकल्य। काकल्य क्या है? कोकिल कंठ, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। अर्थात क्या है? देखो यहां जैसे कि ह का उदाहरण दिए, ह, ह क्या है? कंठ से निकलती है। काकल, कोयल कंठ से ही गाना गाती है। ठीक है, ठीक वैसे ही स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्रमुखी क्या है? हमारा कंठ में ही है स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्र उसी से जो उत्पादन होता है, जिस ध्वनियों का उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो ये थी हमारी क्या? प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। तो अब देखो बच्चों, प्राणात्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे की गई है? प्राणात्व के आधार पर क्या समझते हो? प्राणात्व क्या होगा? जिन ध्वनियों में कुछ न कुछ जीवित, और अगर हम साधारण रूप से समझने के लिए कोशिश करें कि किसी भी वस्तु या चीज का सही तरीकों से जीवित रूप हो और उसमें प्राण बस्ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? अगर साधारण रूप से समझने के लिए प्राणत्व, प्राण है इन वस्तु में, कहेंगे। ठीक वैसे ही प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण की गई है उसमें क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण अर्थात हमने स्वर वर्ण के वर्गीकरण में भी पढ़े थे, क्या है प्राणात्व के आधार पर क्या 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 नहीं, हमने स्वर वर्ण के समय पे भी पढ़े थे। ठीक वैसे ही व्यंजन वर्ण में भी है, प्राणात्व के आधार पर व्यंजन वर्ण को कैसे विभाजित की गई। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। अर्थात क्या है? जिन व्यंजनों या फिर जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के समय मुख से कम हवा निकलती हो, जिस प्राण क्या है? एक जिसमें वायु और जो जीवित हो, जिसमें एक हवा हो सके, उसे क्या कहेंगे हम? प्राण निहित है वो। ठीक है, तो जैसे यहां लिखी गई है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होता है। जैसे कि क, ग, ड़, च, ये सब क्या है? अल्प प्राण में जाता है, अर्थात मुख से कम हवा ही निकलता है। देखो बच्चों, जब हम क का उच्चारण करते हैं, क शुरू होते ही खत्म हो गया, अर्थात क्या है? उसमें और उसका उच्चारण करने के समय कम हवा निकल लिया, मतलब निकला और खत्म भी हो गया, उसका उच्चारण खत्म भी हो गया, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण
व्यंजन कहेंगे। दूसरा क्या है हमारा, महाप्राण, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे क्या कहेंगे, महाप्राण। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है। याद रखना बच्चों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा को हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण ध्वनि कहेंगे, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन को हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे और महाप्राण ध्वनि कहेंगे। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, ख। ख में क्या, ख जब तुम तब ख जब उच्चारण करते हो तब क्या, ज्यादा हवा मुंह से निकलती है, उसकी इसीलिए उसे क्या कहेंगे, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी तुम्हारा क्या, प्राणात्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी क्या पढ़ेंगे, घशोत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे की गई। घशोत्व हमने स्वरवर्ण के बारे में, मतलब स्वरवर्ण के समय पर भी पढ़े थे, घशोत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ व्यंजन वर्ण के बारे में, मतलब व्यंजन वर्ण के समय पे क्या है, देखो पहला है अघोष व्यंजन, अर्थात क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उससे क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन को क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहेंगे। देखो अब तुम सब पूछोगे कि पहला दूसरा व्यंजन क्या होता है। देखो व्यंजन वर्ण शुरुआत कैसे होता है, क से अगर शुरुआत हुआ उसे क्या कहेंगे, पहला व्यंजन कहेंगे। उसके बाद क्या आता है, ख आता है, ख को क्या कहेंगे, दूसरा व्यंजन कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला अगर हम क से शुरुआत करते हैं उसका तीसरा क्या होगा, ग होगा, उसका पांचवा क्या होगा, व होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखी गई है, पहला, तीसरा और पांचवा को हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। दूसरा और चौथा को हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे। किसमें, प्राणात्व के आधार पर। ठीक है, ठीक वैसे ही घशोत्व के आधार पर भी पहला तथा दूसरा व्यंजन साथ में उसे क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन। अर्थात क, ख, च, उसके साथ क्या होता है, च। तो इन सभी को क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक वैसे ही दूसरा है क्या, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो, ठीक उसका विपरीत। किसका, अघोष व्यंजन का विपरीत क्या है, सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या, स्वरतंत्रों में कंपन ना हो, पर सघोष व्यंजन का क्या, स्वरतंत्रों में कंपन हो। किस समय, ध्वनियों का उच्चारण करने के समय, उसे क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन को क्या कहेंगे, सघोष व्यंजन, जिसका उच्चारण के समय स्वरतंत्रों में कंपन हो उसे क्या कहेंगे, सघोष व्यंजन। तो देखो ग, घ, व्यंजन वर्ण में शुरुआत, तीसरा व्यंजन का शुरुआत कहां से होती है, ग से होता है। तो ग क्या हुआ, तीसरा हुआ। उसके बाद क्या लिखी गई है, चौथा। चौथा ग के बाद क्या आता है, घ आता है। तो हुआ कि नहीं, वो चौथा स्थान हुआ कि नहीं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा को क्या कहते हैं हम, सघोष व्यंजन कहते हैं, जिसको उच्चारण के समय क्या होता है, स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। तो ये थी तुम्हारी घशोत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण।